साथियों, अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब भी आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो पहला सवाल है करके सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब अगर चार्ल्स कॉर्नवालिस है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम सरोजिनी नायडू था और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला सवाल है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने दिया था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए करके स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय साथियों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मैं कहूंगा उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत शॉर्टली बनाई गई, यानी कि बहुत कम समय में आपको बहुत ज्यादा कंटेंट दिया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा में आपकी समय बहुत कम है, इसलिए सिर्फ वही चीजें आपको पढ़ाई जा रही जो आपके आने की पूरी चांस है। तो कह रहे कि होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी रही? तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? कलकत्ता आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी 1773 से लेकर 1911 तक ये कलकत्ता थी। और 1911 के बाद राजधानी क्या बनी ये आपको बताना है, मतलब 1911 में राजधानी क्या बन गई थी ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। कह पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम साथियों किस वर्ष में गढ़ा गया था? मैं कहूंगा 1933 में गढ़ा गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की गई थी? तो साथियों कब की गई थी? कब नहीं बल्कि आपसे पूछा जा रहा है साथियों किसके द्वारा की गई थी, फटाफट मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें इसकी घोषणा कब की गई थी तो 16 अगस्त 1946 को की गई थी। कब की गई थी? 16 अगस्त 1946 को की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए कह के विपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी यानी कि लाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से 2 अन्य नाम क्या है? देखिए बिपिन चंद्र पाल की अगर बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया। अब लाल से क्या होगा और बाल से क्या होगा ये आपको बताना है। तो साथियों लाल से क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा, और बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपका जो जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए साथियों? अच्छा यहां से शुरू होगा बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या साथियों मैं कहूंगा सरदार ऊधम सिंह ने की थी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए करके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके थे। बिल्कुल सही बात। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो साथियों किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था? तो उनका नाम साथियों क्या था? चंद्रशेखर आजाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए करके जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में आपको बताना है। करके जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। क्या ऐसा हुआ था साथियों? है ना? चलिए देखिए अगर बात करते हैं ये कह रहे हैं कि पहले क्या घटना हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी। जलियांवाला की घटना पहले हुई थी 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, और साथियों यहाँ पर अगर बात करें 1922 में चौरी चौरा नामक घटना हुई। तो ये तो सरासर गलत है, तो यही तो आपका राइट आंसर है। कह रहे कि ये घटना यानी कि जलियांवाला बाग वाली घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। ये बात बिल्कुल सही है।
जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा इस सवाल का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि एक बिल्कुल गलत है ना। गलत वाला ही तो आपको बताना था। कह रहे कि रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में किसे शामिल किया गया था? वस्तुओं, भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध को, या सुनवाई के बिना अनिश्चित काल हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। बिल्कुल साथियों, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। इसके तहत सुनवाई के बिना ही किसी को भी हिरासत में लिया जा सकता था। तो मैं कहूंगा ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, अगर आप अपने एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको साथियों 10 वैसे सैंपल पेपर दे रहा हूं जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है। जैसे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे पेपर आ रहे हैं ना 100 क्वेश्चंस का, ऐसे आपको 10 सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं और इसमें जीके होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें साथियों मैथ होगी और हर चीज सॉल्यूशन के साथ होगी। अच्छा, दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों। दूसरी पीडीएफ में आपको क्या पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, यानी कि एनटीपीसी के आपको साथियों पीवाईक्यू दिए जा रहे हैं, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस उठा रहा है। आप पूछोगे जो क्वेश्चंस बनना है एनटीपीसी के एग्जाम में वो कहां से बनना है, तो मैं कहूंगा जो पिछली सालों में पेपर हुआ था ना एनटीपीसी का, डायरेक्ट एग्जामिनर वहां से क्वेश्चंस उठा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि वो नए कॉन्सेप्ट, नए क्वेश्चन आपके लिए बनाए, है ना। तो साथियों क्योंकि उसको अभी ग्रुप डी का भी, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी का भी एग्जाम लेना और रेलवे के और भी एग्जाम में उसको लेना, तो वो नए क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, वो आंखें मीच कर साथियों पीवाईक्यू में से क्वेश्चन उठा रहा है। तो जो दूसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी वो यही दी जाएगी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसमें भी साथियों जीके होगी, इसमें भी रीजनिंग होगी, मैथ होगी, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है, उस क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन है और उस क्वेश्चन के नीचे ही उस सवाल से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी साथियों नीचे ही है। तो दूसरी पीडीएफ ये होगी और तीसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करें तो 10 से 12 सवाल आपके हर शिफ्ट में बन रहे हैं। तो मैं कहूंगा कुछ नहीं 8 से 9 सवाल तो साथियों आपको इस पीडीएफ में से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वाकई में अपने पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सिर्फ ये पीडीएफ आपको 45 रुपीज में दी जा रही है। आपके एग्जाम में जितना भी समय बचा है, कुछ घंटे बाकी हैं या कुछ दिन बाकी हैं, आप साथियों इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देखकर जाइएगा। मेरा मानना है पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करेंगे, एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे ना तो ये पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। इसको एक बार देख कर चले जाना अपने एग्जाम में। चलिए तो अब बात करते साथियों इस सवाल की। कह रहे कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये तो 1920 में शुरू किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए कहा जा रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। बिल्कुल साथियों तुर्की के समर्थन में आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और मुझे बताइए कि कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो किनकी बात चल रही है साथियों? चितरंजन है ना, चितरंजन दास की बात चल रही है, यानी कि CR दास की बात चल रही है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। तो चितरंजन दास इसमें एक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक तो साथियों मोतीलाल नेहरू ने इसमें भूमिका निभाई। ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा ही तो किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ? तो मैं कहूंगा दांडी यात्रा का जो आरंभ शुरू हुआ साथियों वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, है ना। चलिए
और दांडी यात्रा साथियों आपको ये बताना है कि 1930 से तो शुरू हुई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये बताना है साथियों कहां से शुरू हुई थी, क्या दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो कहां से शुरू हुई थी, ये आपको बताना है साथियों। इसका जो आपको आंसर देना है ना, वो पता कहां देना है, वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना? तो किसको अपना गुरु माना साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। उसके बाद देखिए कह रहे कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में? तो साथियों ये कहां पर है? ये बिहार में है, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो 2 थे, 1 थे, 3 थे या साथियों कोई इसमें सदस्य नहीं था? फटाफट इसका जवाब आप लोग मुझे दे दीजिए। तो अगर बात करें साथियों इसमें कोई सदस्य नहीं था तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला देखिए कह रहे कि पूना समझौता का संबंध किससे था? तो पूना समझौते का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से था। हिंदुओं के लिए नहीं, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए नहीं साथियों, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से संबंध था साथियों पूने समझौते का। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित है? तो जो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, इसमें कौन सी बात लिखी हुई है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, या तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने नहीं, कैदियों को रिहा नहीं, सभी भारतीयों अच्छी शिक्षा नहीं? मैं कहूंगा इसमें जो उल्लिखित बात है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाएगा, ये बात भी है। अगला देखिए कह किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपका सही जवाब यहाँ पर सरोजिनी नायडू हो जाएगा, यानी कि सरोजिनी नायडू ने ही गांधी जी के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर क्या होगा मुझे बताइए। भारत ब्रिटेन का हिस्सा बन जाएगा, है ना? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, ये था? मैं कहूंगा नहीं, भारत को 2 भागों में बांटा जाएगा। बिल्कुल साथियों ये आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे के साथ शुरू, यानी कि कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने तो साथियों उस समय करो या मरो का नारा दिया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो किसने साथियों किया था? मैं कहूंगा गांधी जी ने किया था। गांधी जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाए? ये सवाल साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो अगर आपका जवाब साथियों डलहौजी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला देखिए कह रहे कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? कर्जन को, मार्ले को, मिंटो को या हार्डिंग को? मैं कहूंगा लॉर्ड मिंटो को ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? साथियों सभी के सभी टॉप लेवल के वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, यानी कि जो आपकी अगली शिफ्ट है साथियों उसमें आने के पूरे चांसेस हैं। जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं उसमें साथियों जो सवाल जिस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं कहूंगा ऐसे 40 के 40 सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। देखिए आपके 40 सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों 30 सवाल आपके जो है ना वो जीके के पूछे जा रहे हैं, लेकिन जीके के लगभग 15 सवाल आसान आ रहे हैं और जीके के 15 सवाल हार्ड एंड मॉडरेट आ रहे हैं। तो ये जो 15 सवाल जो सिंपल आ रहे हैं ना साथियों वो उसकी ये आपकी क्लास है। मैं कहूंगा ये हार्ड क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। और मैं कहूंगा कि अगर आप साथियों
साथियों 15 के 15 ये आसान सवाल कर लेते, आप इन हार्ड और मॉडरेट क्वेश्चन को छूते भी नहीं है और करंट अफेयर के सवाल 8 कर लेते तो आपके 23 सवाल तो ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ नहीं मॉडरेट में से भी कुछ 4-5 तो कर पाओगे भाई, तब भी आपका 30 स्कोर आराम से बन जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपको जो फोकस देना है, आपको इन 15 क्वेश्चन पर फोकस देना है जो आसान है। आपको इनको गलत नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सवाल आए और आप कर ना पाओ। तो इसलिए मैं आपको इन पर पकड़ बना रहा हूँ, इन पर कमांड बना रहा हूँ, इसलिए साथियों ये मैं क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, यानी कि पूरे 100 सवालों को तैयार कीजिएगा। मेरा मानना है कि फायदा तो आपको देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, तो व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? आपका जवाब साथियों क्या होना चाहिए? अगर डलहौजी आपका जवाब है तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय कौन था? मैं कहूंगा लॉर्ड कैनिंग कौन थे? ये भारत के पहले वायसराय ही तो थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। तो साथियों किसका संबंध था? मैं कहूंगा लॉर्ड रिपन का संबंध था। लॉर्ड रिपन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कह रहे कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो लुईस माउंटबेटन की जगह साथियों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली थी। किसने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली थी। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किसको साथियों चेरी नाम दिया था? मैं कहूंगा अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वो साथियों किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैं कहूंगा वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। राइट आंसर आपका इस सवाल का जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा साथियों किसने दिया था मुझे बताइए? तो ये नारा लाला लाजपत राय नहीं, बिपिन चंद्रपाल नहीं, भगत सिंह नहीं साथियों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था। राइट आंसर जिनका भी दी है तो बिल्कुल करेंगे। कह रहे कि आधुनिक मनु के नाम रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मनु पता किसे कहा जाता है साथियों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। ये किसका कथन है? तो ये साथियों किसका कथन है? मैं कहूंगा ये महात्मा गांधी जी का कथन है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग की गई थी? तो उनके द्वारा त्याग की गई थी साथियों कैसर हिंद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि गांधी जी को ब्रिटिशों ने कौन सी उपाधि दी थी? कैसर हिंद की उपाधि दी थी। फिर बाद में महात्मा गांधी जी ने साथियों कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अच्छा, क्यों लौटा दिया था ये जवाब आपको देना है। किस वजह से, क्यों गांधी जी नाराज हो गए थे? ऐसा अंग्रेजों के द्वारा है ना क्या काम किया गया था जो गांधी जी नाराज हो गए थे और उन्होंने अपने कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? तो इस बात की जानकारी जरा दीजिएगा, मैं भी देखूं कि आपकी नॉलेज कितनी है। उसके बाद देखिए, करके भारतीय नेता को मतलब कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब केसरी पता था तो किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो किसका निधन हुआ था? मैं कहूंगा उस समय जब महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। उसके बाद देखिए, करके भारत के लौह पुरुष यानी के आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेंगे। उसके बाद देखिए, करके ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में साथियों किसे जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में गांधी जी को
बाल गंगाधर तिलक को या दादा भाई नौरोजी को, मैं कहूंगा दादा भाई नौरोजी को ही साथियों ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर यानी कि 0 मील स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? नागपुर की बात चल रही है। नागपुर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा, क्या साथियों, बड़ा इमाम बाड़े का निर्माण करवाया था? तो आपका राइट आंसर देखिए, बड़ा इमाम बाड़ा पूछा जाए तब भी उसका निर्माण आसफुद्दौला ने करवाया था, और छोटा इमाम बाड़ा कहा जाए तब भी उसका नाम आसफुद्दौला ने ही उसका निर्माण करवाया था। और ये कहां पर दोनों इमाम बाड़े स्थित है? यूपी के लखनऊ के अवध में स्थित है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जैसे जियो ऐसे जियो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बात पता किसने कही थी? ये बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो ये पता किसने तैयार किया था साथियों? कार्बूसियर ने नहीं, अल्बर्ट स्पियर ने नहीं, लॉरी बेकर ने नहीं, एडविन लुटियंस के द्वारा साथियों तैयार किया गया था इंडिया गेट का डिजाइन। उसके बाद देखिए कह रहे कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ था साथियों? बांग्लादेश को मैं कहूंगा 1971 में साथियों प्राप्त हुआ था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला देखिए कह के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव साथियों कहाँ हुआ? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव कहाँ हुआ? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में हुआ। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे 1972 का जो शिमला समझौता था ये इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो ये किसके बीच हुआ था? ये जुल्फकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। इसको नाम दिया गया था शिमला समझौता, जो 1972 में हुआ था। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर आपसे पूछा जा रहा है साथियों किसने किया था? ये आपको कुल मिला के यहाँ पर मुझे बता देना है कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है, बताइए। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू और अय्यूब खान के द्वारा किया गया था। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, लगभग 50 सवाल हो चुके हैं और लगभग 50 सवाल 45 सवाल और बाकी हैं। तो इन सवालों को भी साथियों देखिए, क्या पता इनमें से अंतिम 50 सवालों में से साथियों सवाल आपके पूछे जाएं। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। मैं आपको सारे सवालों को याद कराता जा रहा हूँ, है ना। चलिए कह रहे कि कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो आपको मालूम होना चाहिए दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उसके बाद देखिए किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया? तो मैं कहूंगा चंपारण आंदोलन को साथियों भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया था। गैर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपको बताना है। कहा जा रहा है गांधी इरविन समझौते पर 1926 में हस्ताक्षर हुए थे। नहीं साथियों, 1931 में हस्ताक्षर हुए थे। साइमन कमीशन 1932 में साथियों भारत आया। मैं कहूंगा 1928 में भारत आया, 1932 में भारत नहीं आया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है साथियों। और रॉलेट एक्ट 1909 में पारित किया गया। नहीं 1909 नहीं बल्कि 1919 में साथियों ये पारित किया गया। 1919 में साथियों ये पारित किया गया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, गिरीश कुमार के द्वारा, जयंती पटनायक के द्वारा या सौरभ कुमार के द्वारा? मैं कहूंगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अगला देखिए कह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का एक हिस्सा है? तो ये आनंद मठ का साथियों हिस्सा है। आंसर आपका जाएगा एक हिस्सा। उसके बाद देखिए कह निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से
सत्यापित किया जा सकता है, जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह का तत्व मीमांसा तथा आस्तिकवाद को अस्वीकार करता है। तो अगर इतना लंबा चौड़ा आपके लिए आंसर सवाल आ जाए तो आपको निश्चयात्मकता आपको बता देना है, बस बाकी काम आपको नहीं करना है। ये सवाल पढ़ लीजिए और उसका जवाब पढ़ लीजिए और एग्जाम में जाइए, अगर आपके सवाल ही आ जाए तो टिक लगा दीजिएगा राइट आंसर पर। उसके बाद देखिए करके फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे कहा जाता है, तो ये तो खान अब्दुल गफ्फार खान को साथियों फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था, तो कब किया गया था, 1972 में किया गया था। उसके बाद देखिए इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी साथियों, शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला सवाल करके खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे, तो किस नाम से लोकप्रिय थे, मैं कहूंगा लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय थे। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो कब प्राप्त हुआ साथियों, 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है करके शिमला समझौता 1972 ये किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था, तो साथियों इंदिरा गांधी के द्वारा और ZA भुट्टो के द्वारा शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था हस्ताक्षर किया गया था। अगला सवाल करके इनमें से किसके द्वारा किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था, तो आपका जवाब इंडिया गेट हो जाएगा। इस सवाल के जवाब आपका यानी कि इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में ही किया गया था। अच्छा, अब उसके बाद देखिए कह रहे जो विक्टोरिया टर्मिनल है जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था, 1884 में नहीं, 1890 में नहीं साथियों, 1888 में इसका निर्माण किया गया था। और कह रहे कि हम वहां हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द कौन है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं, ये कथन किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही थी, स्वामी विवेकानंद जी का ये कथन है, उनकी ये बात है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और उसके बाद देखिए कह रहे कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण किया था, तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया गेट का निर्माण साथियों एडविन लुटियंस ने किया था, 1921 में किया था। उसके बाद देखिए करके किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आपका जवाब जो जाएगा वो साथियों लाल बहादुर शास्त्री और अय्यूब खान के साथ जाएगा, है ना। चलिए बाद देखिए करके इंडिया नाम नदी से लिया गया, यानी कि इंडिया नाम की साथियों जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो किस नदी से लिया गया, तो ये तो साथियों सिंधु नदी से लिया गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल करके महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था, तो अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो बर्बरीक आपको बता देना है, क्योंकि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। अगला सवाल है कि इनमें से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था, तो क्या साथियों आपका राइट आंसर होगा भीमदेव सोलंकी तृतीय, आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो साथियों महाराष्ट्र के साथ जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। करके तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, मैं कहूंगा भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं ओडिशा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, तो ये उदयगिरी गुफाएं खंडगिरी गुफाएं कहां पर है, ये और उड़ीसा
में स्थित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। कह रहे कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, हर्मिका कहा जाता है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो लिंगराज मंदिर का निर्माण की अगर बात करें किसने कराया था, सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा कराया गया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, तो साथियों कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, 1469 में हुआ था, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए यानी निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय डेसिनगनाडु कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो साथियों कोल्लम के साथ जाएगा, क्या कोल्लम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है, तो गीत गोविंदम के साथियों लेखक कौन है, जयदेव ही गीत गोविंदम के लेखक हैं, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह के प्रसिद्ध गोल गुंबद ये कहाँ पर स्थित है, तो जो गोल गुंबद है ना साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित शहर में किस शहर में जंतर मंतर नहीं है, तो जंतर मंतर की जब हम बात करते हैं साथियों ये कहाँ पर नहीं है, ये इंदौर में नहीं है, बाकी जयपुर में भी है, वाराणसी में भी है और साथियों उज्जैन में भी है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि महाराजा जयसिंह तृतीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया, तो जंतर मंतर का निर्माण साथियों नहीं किया जयपुर में है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था है ना। उसके अलावा दिल्ली में भी है, बिल्कुल दिल्ली में है, और साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर वाराणसी में भी है, लेकिन इलाहाबाद में साथियों नहीं है, अब नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए करके अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, सो ये साथियों शाहजहां के समय में है ना, शाहजहां के समय में साथियों ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है, आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ये बात तो बिल्कुल सही है, उसको आलमगीर कहा जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, बिल्कुल, और अपने पिता को आगरा में अपने महल में नजरबंद किया, ये भी बात बिल्कुल सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए बी डी वाली बात सही है, लेकिन सी वाली बात सही नहीं है, तो साथियों यही आपका राइट आंसर है। चलिए देखिए शाहजहां की अगर बात करें ना, तो शाहजहां के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी, है ना। इसमें से पहला पुत्र जो था वो दारा शिकोह था, दूसरा शाह शुजा था और तीसरा औरंगजेब था और 14 साथियों मुराद बख्श था। तो कुल मिला के साथियों ये तीसरा पुत्र था, है ना, दूसरा पुत्र नहीं था। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि बाबर की आत्मकथा बाबर नामक किस भाषा में लिखी गई है, तो ये साथियों तुर्की भाषा में लिखी गई है, राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कह रहे कि आईने अकबरी किसने लिखी, क्या आईने अकबरी किसने लिखी, ये 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो अबुल फजल हो जाएगा, क्या अबुल फजल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर। कहा जा रहा है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे, तो साथियों पद्मावत के लेखक कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी ही पद्मावत के लेखक थे। उसके बाद देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों, बहादुर शाह तृतीय ही भारत का अंतिम मुगल शासक था। अगला सवाल कह रहे कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण किया गया था, तो मैं कहूंगा 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया गया था। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में नौरत्न में से एक नहीं था, तो नौरत्न में से साथियों कौन कौन थे, मैं कहूंगा फकीर अज़ियुद्दीन थे, बिल्कुल सही बात है। अबुल फजल इब्न मुबारक थे, सही बात है। राजा टोडरमल थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे, तो यही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए शाहजहां की बेटी जहां आरा ने, है ना, शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें ना साथियों, यहाँ पर अगर बात करें शाहजहां की बेटी
जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। ये बात तो बिल्कुल सही, इसमें कोई सवाल तो पूछा ही नहीं गया है ना। सवाल क्या इसमें पूछा गया, सारी चीज तो यहाँ पर बताई गई है सारी चीज तो बताई गई है। जहां आरा लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन में भी, हाँ अगर ये होता कि ये शब्द यहाँ पर नहीं होता तो अगर सवाल आपसे पूछा जाता तो आप जहां आरा बता देते। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए 94 नंबर का सवाल है, कह रहे कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया। तो आपके इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो शेरशाह सूरी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट यानी कि किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहन भेजा। तो क्या आपका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कि फुतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। तो किसकी साथियों मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि फुतुहात फिरोजशाही में किसकी मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। और कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक है ना किस संस्थापक के आदेशों के तहत साथियों किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा संगम आपका क्या साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सातवें सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो साथियों किस राजा को पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों किसके द्वारा किया गया था, कुल मिला के आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बता दीजिए। चलिए तो किसके द्वारा किया गया था, दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा किया गया था। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर है डी के साथ, तो बिल्कुल करें।